हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब तक की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा कहीं आप लोगों को वीडियो पूरे यूट्यूब छान के देख सकते हो, कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों को बनाकर छोड़ूंगा। 2023 का जितने भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ेंगे सब टॉपर बन के रहेंगे। टारगेट है 95% का। देखिए, बहुत सारा चैनल आप देखे होंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाता है। ऐसा नहीं है, बताया जाता है, सिर्फ बताया जाता है, उसका सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में सभी आप लोगों को पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है। और बस यही प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना, क्योंकि सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। ठीक है। और बस आप लोगों को बस नोट करना है, उसको पढ़ के आप लोगों को जाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छह सब्जेक्ट हमने लिया है। हिंदी लिया है, सोशल साइंस लिया है, साइंस लिया है, हमने आर्ट लिया है, इंग्लिश लिया है, ठीक है, हिंदी लिया है। मतलब 6 सब्जेक्ट में इसमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मात्र इस वीडियो से आप लोग पूरे के पूरे अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूरे ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ कि जो कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। जो आप लोगों को पेपर बनाने वाला रहेगा वो भी आप लोगों को मतलब कहीं से भी बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। समझ लिया, यह प्रश्न 100% आएगा। मैं ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, 100% आएगा। आगे वीडियो देखोगे, लास्ट तक वीडियो देखते तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न लिया हूँ आपको समझ में आ जाएगा आगे 5 मिनट में। ठीक है। बस आप वीडियो को पूरा देख लो और आप कहोगे कि हाँ, कोई वीडियो आपने बनाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। जैसा बता रहा हूँ ऐसा आप काम करो। ठीक है। ये भी प्रश्न मिस मत करना, सारे प्रश्न को देखो। आज वीडियो में मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक का, देखते हैं कितने लोग करते हैं। ठीक है। तो चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या है। आगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न लिया हूँ कि आप सोचोगे, आप कहोगे, खुद कहोगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा प्रश्न लिया है। और देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, कह रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखिए चिंतामणि जो है वो निबंध है। ठीक है। संग्रह है किसका, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कि यशपाल जी का निबंध है कि जैनेन्द्र जी का निबंध है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, चिंतामणि। ठीक है। हर साल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। और अगली बार लिखने के लिए आता था कि चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है, तो वहां पे लिखना पड़ता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस बार आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। देखिए चिंतामणि निबंध संग्रह जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी के, मतलब पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन जो अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबको मालूम है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। देखिए कलम का सिपाही ये रचना है। ठीक है। और किसने की है, वृंदावन लाल वर्मा जी की है कि अमृत राय की है कि प्रेमचंद्र जी की है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कलम का सिपाही की रचना किसने की है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अमृत राय जी। ठीक है। ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन प्रश्न है। ठीक है। हर साल रिपीटेड होते हैं ये प्रश्न। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया ना, क्या लिखूं। देखिए यह जो रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार यहाँ पे विधा पूछ लिया हमसे। ठीक है। कि क्या लिखूं जो है किस विधा की रचना है, और हमें विधा बताना है। निबंध विधा की रचना है कि नाटक विधा की रचना है कि उपन्यास विधा की रचना है, कहानी विधा। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या लिखूं किस विधा की रचना है, आप लोगों को बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर निबंध विधा। मतलब किस विधा की रचना है तो निबंध। ये भूलिएगा मत, क्योंकि इतना प्यारा प्रश्न है ना कि यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है, लिखित है बनेगा। ठीक है। आगे तो और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बस आप बने रहिए वीडियो में। और अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि आकाशदीप और ममता कृति है। देखिए दोनों पूछ लिया है, एक तो आकाशदीप और दूसरा आपका ममता। ये दोनों कृति किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र जी की दिनकर जी। ठीक है। बताइए एक आकाशदीप और ममता कृति जो है वो किसकी है, तो सबको मालूम है कि वो आपके जयशंकर प्रसाद जी की है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप और ममता दोनों ही कृति है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जामिनर आपको जरूर देगा। जो हाईलाइटेड आप लोगों की कृतियां थी हमने आगे ले लिया है, और यहाँ से 100% आप लोगों के एग्जाम में बनेगा एक प्रश्न। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, इसको मैं हटाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ से आप लोग कहोगे कि हाँ
कि यहाँ से प्रश्न हमने अच्छे लिए। देखिए अब देखिए काल अवधि है, शुक्ल युग की काल अवधि, जितनी भी काल अवधि है ना उसको हमने एक ही अभी अभी जस्ट पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा तो है नहीं कि काल अवधि से एग्जाम नहीं देगा, 100% है जो पेपर बनाने वाले होंगे बोर्ड, वो 100% काल अवधि से तो देना अनिवार्य ही है उनको। तो सारे काल अवधि आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि शुक्ल युग की काल अवधि है, ठीक है। अब बताइए शुक्ल युग की काल अवधि कितनी है? 1850 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 से लेकर 1938 तक, और 1938 से लेकर 1947 तक। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही कर पाते हैं, ये मुझे देखना है। शुक्ल युग की पूछ रहा है, किसकी? शुक्ल युग की काल अवधि कितनी होती है? मेरे प्यारा बच्चों ऑप्शन नंबर सी रट जाना कि 1919 से लेकर कहाँ तक, 1938 तक की जो काल अवधि मानी जाती है वो शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब बताओ शुक्लोत्तर युग, वो तो शुक्ल युग था ना, अब आ गया शुक्लोत्तर युग। अब बताओ कि शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वो कितनी मानी जाती है? ऑप्शन पढ़ता हूँ, 1938 से 1980 तक, 1850 से 19 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और 1936 से लेकर 1947 ईस्वी तक। बताओ शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है कितनी मानी जाती है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर लो, और इस डेट को कभी भूलना मत, ठीक है। यहाँ से तो प्रश्न बनेगा, समय सीमा से तो प्रश्न बना अनिवार्य है। 1938 से लेकर 1980 तक की जो समय सीमा है उसे हम मानते हैं शुक्लोत्तर युग की समय सीमा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7वां देख लो। प्रश्न नंबर 7वां बताना है कि निम्न में से रीति काल, अब बताओ रीति काल की काल अवधि कितनी होती है? 1643 से 1843 ईस्वी तक, 1343 से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1843 से आज तक। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है, ठीक है। तो इसका भी आप ऑप्शन नंबर ए ही क्लिक कर लो, और डेट याद रख लेना कि 1643 से लेकर 1843 तक की जो अवधि मानी जाती है वो रीति काल की काल अवधि मानी जाती है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगला बताओ कि आधुनिक काल की समय सीमा कितनी होती है? मतलब आधुनिक काल जो है, तो आधुनिक काल की जो काल अवधि मानी जाती है कितनी मानी जाती है? मेरे प्यारे बच्चों 1850 ईस्वी से 1900 बताओ, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, क्योंकि 1919 ईस्वी से 1938 तक, या 1843 से आज तक। बताओ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक काल 1843 से आज तक जो डेट चला आ रहा है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, बताओ प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? यहाँ से प्रश्न बना अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई आप लोगों को नहीं बताएगा सीक्वेंस में, ठीक है। प्रगतिवादी युग की जो काल अवधि है कितनी मानी जाती है? बताइए। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, और 1953 से 1960 ईस्वी तक। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बताओ। प्रगतिवादी युग की काल अवधि, ऑप्शन है ट्रिक लगा लो, ठीक है। और इस डेट को कभी भूलिएगा मत। 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक जो अवधि मानी जाती है वो प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10वां बताइए कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी होती है, ठीक है। अभी हमने प्रगतिवादी देखा, लेकिन ये है आपका प्रयोगवादी, दोनों अलग अलग होते हैं, प्रगतिवादी प्रयोगवादी। तो प्रयोगवादी युग की काल अवधि बताइए कितनी होती है? 1960 ईस्वी से 1971 तक, 1943 से 1953 तक, 1971 ईस्वी से आज मतलब अब तक, और 1900 ईस्वी से 1929 तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 में का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर लो। ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर लो कि 1943 से 1953 ईस्वी तक की जो डेट मानी जाती है, काल अवधि मानी जाती है, वो प्रयोगवादी युग की मानी जाती है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला बताइए, जब
ये तो मालूम होना चाहिए, द्विवेदी युग का है, ये तो हाईलाइटेड है, पूछता है हमेशा कि द्विवेदी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है। द्विवेदी युग की 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1971 से आज तक, कि 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए द्विवेदी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है। और बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑप्शन बी पे क्लिक कर लो, जल्दी से क्लिक कर लो कि 1900 ईस्वी से 1938 तक की ईस्वी जो मानी जाती है वो द्विवेदी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए काल अवधि से हो गया ना, काल अवधि से तो एग्जामिनर देगा ही देगा, इसी तरह विशेषताएं से भी एग्जामिनर देगा। ठीक है, अब विशेषताएं या प्रवृत्तियां की बारी आ गई। ठीक है, और देखिए ऐसा वीडियो आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा, जिस प्रकार से सेकंड्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं, एग्जामिनर देगा ही देगा। ठीक है, देखिए निम्न में से रीतिकाल पूछा है कि निम्न में से रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं कौन सी हैं। चार ऑप्शन दिया है, बताना है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां विशेषताएं। पहला है कि श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा है कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, तीसरा है कि विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों, और ऑप्शन डी है कि देश प्रेम की भावना। बताइए मेरे प्यारे बच्चों की रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं। तुरंत आप क्लिक करोगे इस वाले पे, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता भी आप लोगों की रीतिकाल की ही विशेषता होती है, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, इसलिए मतलब विकल्प ए तथा बी दोनों सही होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और आगे प्रश्न अगर हम बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न में पूछ दिया कि आधुनिक काल, अभी हमने रीति काल देखा ना, अब आगे आपका आधुनिक काल, क्या इसमें पूछ दिया कि आधुनिक काल की विशेषता कौन सी होगी। तो देखते हैं कि आधुनिक काल की विशेषता कौन सी होगी। और जैसा कि देख पा रहे हो, ऑप्शन पहला यहाँ पे है कि जीवन की यथार्थ की प्रधानता, और दूसरा है कि बौद्धिकता की प्रधानता, तीसरा है कि विकल्प ए तथा बी दोनों, और डी है कि मैथिली शरण गुप्त। तो देखो इसका भी राइट आंसर यही होगा, विकल्प ए तथा बी दोनों, क्योंकि जीवन की यथार्थ की प्रधानता भी आपकी आधुनिक काल की विशेषता कहलाती है, और बौद्धिकता की प्रधानता भी आपकी आधुनिक काल की विशेषता कहलाती है, इसलिए विकल्प ए तथा बी दोनों होगा। और अधिकतर में एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब भी प्रश्न में ए तथा बी दोनों आ जाए, इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, तो हमेशा आंसर यही होता है। इस बात की आप लोग याद रखना, जब भी आपको आंसर समझ में नहीं आए कि क्या होगा, और विकल्प में अगर आपको ये दोनों दिया है तो उस पर ही क्लिक करके आना, एग्जाम में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। और अगला प्रश्न प्रयोगवाद आ गया कि निम्न में से प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। और ऑप्शन है घोर व्यक्तिगत, ऑप्शन बी यथार्थवादी दृष्टिकोण, अब विकल्प ए तथा बी दोनों, और नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अब तो आंख बंद करके इसको ही मारोगे आप लोग, क्योंकि देखो याद कर लो, प्रयोगवाद की जो यहाँ पे दो प्रमुख विशेषता पूछा है। और देखिए घोर व्यक्तिगता जो है वो तो आपका है ही, और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये दोनों जो हैं वो प्रयोगवाद की विशेषता होती है, इसलिए हम लोग विकल्प ए तथा बी दोनों पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 14, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखोगे तो अब प्रगतिवादी आ गया। अब बताओ कि प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां विशेषता कौन सी होती हैं। ठीक है, और ऑप्शन ए सौंदर्य भावना, ऑप्शन बी मानवतावादी प्रवृत्ति, और ऑप्शन सी विद्रोह एवं क्रांति की भावना, और ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। अब देखो बी तथा सी दोनों पे ही क्लिक करोगे, सबको मालूम है, क्योंकि मानवतावादी प्रवृत्तियां और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये दोनों प्रगतिवादी युग की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसलिए बी तथा सी दोनों पे क्लिक करोगे आप। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न छायावाद आ गया कि निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं बताइए। तो छायावाद की प्रवृत्तियां विशेषता कौन सी होती है। ऑप्शन है मुक्त प्रकृति चित्रण, ऑप्शन बी श्रृंगार और प्रेम वेदना, ऑप्शन सी प्रकृति का मानवीकरण, और ऑप्शन डी जो है बी तथा सी दो। तो बी तथा सी दोनों ही होगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार और प्रेम वेदना भी आप लोगों का छायावाद की ही विशेषता होती है, प्रकृति का मानवीकरण भी, मतलब ये दोनों ही विशेषता होती है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन इस पे ही क्लिक करोगे, क्योंकि बी तथा सी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक कर दो। ठीक है, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देख लो, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। जो नई कविता है उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन बी अति यथार्थ दृष्टिकोण, ऑप्शन सी छंद योजना में नवीनता, और ऑप्शन डी सामाजिक असमानता। बताइए नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत
बढ़िया प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। और एकदम याद कर लेना, स्टार बना लेना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई कविता को पूछता ही ये विशेषता, मतलब बौद्धिकता की प्रधानता ही नई कविता की विशेषता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 भी क्लियर हो गया। इसको मैं साइड करता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 18। अब यहाँ से महत्वपूर्ण रचना देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे रस मीमांसा के लेखक कौन है, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न आता है। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि गुलाब राय जी हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं कि जयप्रकाश भारती जी हैं? ठीक है बताइए। रस मीमांसा के लेखक पूछा है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 बताइए, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? अब गुलाब राय द्वारा आत्मकथा कौन सी रचित है आपको बताना है इसमें से। मेरी जीवन प्रवाह, कि मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौध? बताइए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा। सबको मालूम है कि गुलाब राय द्वारा जो अगर आत्मकथा यहाँ पे लिखित है तो मेरी असफलताएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी इतना अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का, एक प्रश्न छूटने वाला नहीं, इस वादा मेरा। ठीक है, आप बस कवर करते चलो इन प्रश्नों को। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हाईलाइटेड प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोदान जो है वो किस युग का उपन्यास है। अब युग का उपन्यास पूछ लिया, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का है, कि शुक्ल युग का है, कि द्विवेदी युग का है, कि आधुनिक युग का है? मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का है। यह कभी भूलिएगा मत, एग्जाम तक आप लोग को भूलना नहीं है। एग्जाम तक क्या, आप याद कर लो तो कभी जिंदगी में ना भूलो, एग्जाम की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, चलो प्रश्न 20वां भी क्लियर हो गया ना मेरे प्यारा बच्चों। 21वां देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना पूछता है कि गेहूं और गुलाब। तो बताओ गेहूं और गुलाब जो है वो किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? रामविलास शर्मा जी की है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की है, कि प्रेमचंद्र जी की है, कि महादेवी वर्मा? बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप तुरंत ट्रिक लगाओगे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रश्न क्लियर हो गया ना। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार ही स्टार आप इस पे बना लीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारा बच्चों 22 वर्फ की गुड़िया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्फ की गुड़िया पूछा। वर्फ की जो गुड़िया है उसके रचनाकार कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? वर्फ की गुड़िया पूछ रहा है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्फ की गुड़िया की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश भारती द्वारा यह रचनाकार है, मतलब वो लिखे हैं। वर्फ की गुड़िया कौन? जयप्रकाश भारती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था और क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारा बच्चों। इसको साइड करता हूँ, अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे ऐसे प्रश्न है कि सीधे एग्जाम में आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है कि ठलुआ कलब। ठीक है, ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार कौन है? ठीक है बताइए। गुलाब राय जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि सरदार पुर सिंह है, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 23 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठलुआ कलब के जो रचनाकार हैं वो है गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए आंसू, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसू जानते ही आप लोग, आंसू के रचनाकार कौन है बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए आंसू के रचनाकार जो है कौन है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसू के रचनाकार आपके ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये तो आपको लोगों को मालूम ही होगा, जितने बच्चों ने अगर ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही, 100% सही है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों 25 क्या है? 25 आधुनिक युग पूछा है, कि अगर आधुनिक युग की मीरा है, मतलब आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? माधवी वर्मा जी को, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी को, कि इनमें से कोई नहीं? बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है, पूछता है कि आधुनिक युग की मीरा जो है किसे कहा जाता है? देखिए मेरे प्यारे जो आधुनिक युग की मीरा की अगर हम बात करें तो आपके सबसे पहले नाम आएगा महादेवी वर्मा जी का, और यही है माधवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भूलना मत। ठीक है, 26 देखो, 26 तो रटा होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर की रचना जो रचयिता है कौन है? तो बताइए अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं,
कि तुलसीदास जी है कि मैथिली शरण गुप्त जी है। मेरे प्यारे बच्चों 26 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर पे ही ट्रिक लगाओगे, क्योंकि ये रट रट गए होगे आप लोग इस प्रश्न को। अर्धनारीश्वर, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 26 हो गया ना, 27 देखो, 27 कितना प्यारा प्रश्न है। मेरी तिब्बत यात्रा, देखो ध्यान से पढ़ो। मेरी तिब्बत यात्रा ये कृति है, ठीक है। किन की कृति है बताइए? राहुल संकृत्यायन की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, जैनेन्द्र जी की है कि अज्ञेय जी की है? बताइए। मेरी तिब्बत यात्रा आप कह रहे हैं, मेरी तिब्बत यात्रा किनकी कृति है? मेरे पास जो ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन की है, ठीक है। राहुल संकृत्यायन की कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखना एग्जाम तक पूरा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों 28। देखो प्रश्न 28 है मेरे प्यारे बच्चों। बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है, ठीक है। तो एक कोई ना कोई चारों में से कथन सही होगा, उसे पहचान कर लिखना है, और 3 कथन गलत होगा, ठीक है। जैसे पहला है यहाँ पे कि प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और दूसरा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा कि गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, कि मैला आंचल राहुल संकीर्तन की काव्य कृति है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 3 गलत होगा, एक सही होगा, आपको बताना है। एक जो सही होगा वही आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, उनका जो गोदान है वो प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। यही होगा राइट आंसर, बाकी ये तीनों गलत है। देखिए प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल नहीं। देखो गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, नहीं। मैलाचल राहुल संक्रांत की काव्य कृति है, ये भी नहीं। मतलब तीनों गलत है, तो एक ही सही होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जो है का गोदान जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखो, अगला भी यही आया है, आपको बताना है कि कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। जैसे झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, कि आवारा मसीहा एक उपन्यास है, कि माधवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, कि हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा राइट आंसर इसमें से, मतलब कौन सा कथन सही है? तो देखिए यही कथन सही है, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि जो हंस पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। बाकी ये तीनों क्या है आपके गलत हैं, ठीक है। तो जो सही था वही पहचानना था, मतलब हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 30वां प्रश्न देखिए, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इस वीडियो का। उसने कहा था, देखो कितना प्यारा, उसने कहा था किस विधा की रचना है? बताइए। उपन्यास विधा की रचना है, कि या यातावृत्त, कि ऑप्शन सी कहानी, कि ऑप्शन डी आलोचना। उसने कहा था किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ। तो ऑप्शन सी कहानी विधा की रचना है, भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम लायक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों 30 प्रश्न हमने बताया। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से आप लोगों का प्रश्न नहीं बना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अगर ये 30 प्रश्न अगर आपको याद है, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं आप 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। निरंतर आप बने रहिए, अपनी तैयारी को मेंटेनेंस करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस बार टारगेट जो 95% का 100% में अचीव कराऊंगा, मेरी गारंटी है, बस आप पढ़ते रहो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं इंग्लिश का, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बार अपना टारगेट याद करो, टारगेट आप लोगों का 95% का है, ठीक है। और उस बेस पे मैं आप लोगों को इतने अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, जो प्रश्न आपको पता होगा 100% गारंटी है मेरी कोई पेपर प्रश्न में आने वाले हैं। तो देखिए 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ग्रामर की बात करता हूं। देखिए 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और आपका एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, पेंचुएशन, चिन्हों का प्रयोग, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ये सब आप लोगों के सब्जेक्टिव आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी आज वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो एक एक शब्द आप लोग समझते चलना, नोट करते चलना, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमसे देखिए, इस प्रकार के प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। जैसे प्रश्न हमसे यहाँ पूछा है कि अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। कह रहा है कि अ वेरी ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर टेम्पल मतलब मंदिर, इज बीइंग बिल्ट बनवाया गया है अयोध्या में। कह रहा है कि एक बहुत सा सुंदर मंदिर अयोध्या में बनवाया गया है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। कह रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए एडजेक्टिव को, कि इसमें से एडजेक्टिव कौन है। ये जो पूरी की पूरी सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है,
तो पूरे के पूरे सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव बताना है। इस प्रकार का प्रश्न आपको तो एक पूछेगा ही पूछेगा, एडजेक्टिव सबसे ज्यादा पूछता है। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? पहले जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, या तो नाउन की विशेषता बताए या तो प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए क्या है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। देखिए टेम्पल तो यहाँ पे आप लोगों का नाउन हो गया, टेम्पल मतलब मंदिर, ये आपका नाउन हुआ, ठीक है। अब देखिए नाउन आप लोगों का टेम्पल हुआ। अब नाउन की विशेषता क्या बता, देखिए टेम्पल नाउन हुआ, टेम्पल कैसा है? सुंदर है। तो टेम्पल सुंदर है, मतलब टेम्पल आपका नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो नाउन है टेम्पल वो सुंदर है। तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है। मतलब ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर है। तो ब्यूटीफुल ही आप लोगों को क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी आप लोगों को एडजेक्टिव पूछे तो एडजेक्टिव में पूछने का मतलब ये चीज है कि आप देखिए कि नाउन या प्रनाउन की जो विशेषता बता रहा है वही आप लोगों को क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए क्लियर हो गया, भूलिएगा मत, एडजेक्टिव से प्रश्न एक जरूर बनेगा, 100% बनेगा। और क्वेश्चन दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब यहाँ से हमको वर्ब डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है कि द स्काई ग्रीव डार्क। देखो इसका मतलब है कि द स्काई ग्रीव डार्क मतलब कि आसमान में अंधेरा छा गया। द स्काई मतलब आसमान में, ग्रीव मतलब छाना, डार्क मतलब अंधेरा, आसमान में अंधेरा छा गया। कह रहा है कि वर्ब क्या है? तो देखिए जिसके लास्ट में ना आता है वही आप लोगों का वर्ब कहलाता है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, नहाना, खेलना, कूदना, घूमना, ठीक है। इसी तरह ग्रीव, ग्रीव मतलब अंधेरा छाना, लास्ट में ना आ गया, पकड़ लीजिए ग्रीव ही आप लोगों को क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ अभी, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन होते हैं ना, उसकी परिभाषा आप लोग याद कर लो। नहीं तो कमेंट करके बताना कि क्या वीडियो बना दूं आप लोगों को स्पेशल वीडियो, सिर्फ उसमें पार्ट ऑफ स्पीच ही रहेंगे, उदाहरण रहेंगे, उसके मैं आप लोगों को परिभाषा बता दूंगा, एग्जाम्पल बता दूंगा। कमेंट करके बताइए क्या ऐसा वीडियो आपको चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच पूरा समाप्त कर दूं, एक वीडियो में पूरा टेंस समाप्त कर दूं, एक वीडियो में आप लोगों का एक्टिव वाइस पैसिव वॉइस खत्म कर दूं, एक वीडियो में आप लोगों का नरेशन खत्म कर दूं। कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा। ज्यादातर बच्चों का अगर कमेंट आएगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इन लोगों के लिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न ये है कि माई शूज आर मेड। कह रहा माई शूज मतलब मेरा जूता, आर है, मेड मतलब बना है, मतलब मेरा जूता बना है लेदर। अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा बताइए? फ्रॉम, कि बाई, कि ऑफ, की ऑन। अगर मैं फ्रॉम भरता हूँ तो फ्रॉम मतलब क्या होता है? से, मतलब निकलेगा कि माई मेरा जूता लेदर से बना है। अगर मैं यहाँ बाई भरता हूँ तो निकलेगा कि मेरा जूता लेदर के द्वारा बना है। अगर ऑफ भरूंगा तो ये होगा कि मेरा जूता लेदर का बना है। और ऑन भरूंगा तो मेरा जूता लेदर पर बना है। तो बताइए कौन सा इसमें भरने पर प्रीपोजिशन करेक्ट सेंटेंस में फ्लो हो रहा है? ठीक है, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, यहाँ पे ऑफ भरने से आप लोगों का सेंटेंस सही हो रहा है, क्योंकि मेरा जूता बना है लेदर का। कोई आपसे पूछेगा कि आपका जूता किससे बना है, तो आप यही कहोगे कि लेदर का बना है। ये थोड़ी कहोगे लेदर से बना है, ठीक है। तो ये सी वाला नहीं होगा, ऑफ वाला होगा, क्योंकि कोई भी पूछेगा कि आपका जूता किससे बना है, आप सिंपल जवाब दोगे कि लेदर का बना है भैया। चलिए क्वेश्चन तीसरा भी हो गया, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 जो है वो है कि इट इज रेनिंग हैविली। ये सेंटेंस है आप लोगों का, इट इज रेनिंग हैविली। कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि ये सेंटेंस जो है इट इज रेनिंग हैविली, इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए पहला ऑप्शन होगा इट वाज रेनिंग हैविली, कि दूसरा ऑप्शन होगा इट रेन्ड हैविली, कि तीसरा होगा इट हैज बीन रेनिंग हैविली, कि ऑप्शन चौथा इट विल रेन हैविली। बताइए क्या होगा? तो देखिए ये आप लोग तभी सही से कर पाओगे कि जब आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल मालूम है हो। देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को सिंपल। देखिए कंटिन्यूअस अगर अब लग गया कंटिन्यूअस, तो उसमें हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वो क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ये बात एकदम क्लियर रखना आप लोग। तो देखो ये इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगा है, मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही होगा नहीं, ठीक है। इसमें भी आप लोगों का वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत कर दिए। देखो इसमें लगा है या तो ये होगा, इसमें लगा है या तो ये होगा। तो यहाँ पे वाज वाला तो होगा नहीं, क्योंकि वाज तो आपको पास्ट को दर्शाता है, तो ये भी कैंसिल कर दिए। 100% यही होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन लगता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो है ही। मतलब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रकार
आप लोग कर दोगे। कमेंट करके बताना क्या टेंस का वीडियो चाहते हो तो बताओ। 1 घंटे की पूरे के पूरे 1 घंटे में पूरा का पूरा टेंस समाप्त कर दूंगा, परिभाषा सहित, उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित। कमेंट करना, कमेंट देखूंगा कैसा कमेंट आप लोगों का आता है। चलो फिलहाल समझो कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखो, अगला है कि द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ये जो सेंटेंस है कि द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब होता क्या है, द गंगा इज अ होली रिवर मतलब होता है कि जो गंगा है होली नदी की है, ठीक है। गंगा जो है वो होली की नदी है, होली की नदी है। इसमें आप लोगों को करना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है अभी हमने बताया आप लोगों को, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। किसकी? जो नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का नाउन क्या है, द गंगा। तो ये गंगा का नाउन है। नाउन की विशेषता क्या होता है कि गंगा कैसी है, होली की नदी है, ठीक है। गंगा कैसी है, होली है। तो इसकी विशेषता क्या है, होली। तो होली आप लोगों को क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, सिंपल। तो यहाँ पे हमसे बोला कि एडजेक्टिव क्या होगा, तो एडजेक्टिव क्या होगा, होली। तो होली ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एडजेक्टिव तो एक प्रश्न पूछा गया, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ गंगा होली है, तो गंगा की विशेषता क्या है, गंगा कैसी है, होली जैसी है। तो होली विशेषता है, मतलब होली गंगा का विशेषता बता रहा है, मतलब 100% यही आपका एडजेक्टिव होगा। इस तरह हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या होगा बताइए। कह रहा है कि इट नॉट रेन यस्टरडे, भरना है। वाज भरा जाएगा कि डिड भरा जाएगा कि हैड भरा जाएगा कि वुड भरा जाएगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का इट लगा है, रेन लगा है, एस्टरडे। एस्टरडे से तो मालूम चला कि ये तो बीता हुआ कल की बात हो रहा है, 100% पास्ट होगा, ठीक है, पास्ट। लेकिन पास्ट में कैसा होगा, तो सिंपल पास्ट होगा। तो सिंपल पास्ट में होता है क्या कि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे नॉट लगा है, तो मतलब कि सिंपल पास्ट का निगेटिव है। और सिंपल पास्ट के निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लगता है। तो देखिए निगेटिव है तो 100% डिड ही लेगा, मतलब ऑप्शन डी जो इस प्रश्न में, ठीक है। तो डिड होगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जब तक आपको फार्मूलेज इसके रूल्स नहीं मालूम रहेंगे टेंस के, तब तक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो अगर बना देता हूँ तो सारे रूल्स में डिस्कस कर दूंगा, सारे रूल्स याद कर लोगे, तो इस प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि प्लीज रिमेंबर टू फिनिश योर होमवर्क। अब होमवर्क के नीचे अंडरलाइन किया गया है, और कहना है कि पूछ रहा है कि जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है होमवर्क, ये होमवर्क क्या है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे होमवर्क, तो देखो होमवर्क मतलब क्या होता है, घर का कार्य। तो होमवर्क आपका क्या है, मतलब वर्ब है, वर्ब कभी नहीं होगा। एडजेक्टिव किसी की विशेषता बता रहा है, नहीं होगा। प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन ही से इट होता है, ठीक है। तो होमवर्क क्या बचा, नाउन, क्योंकि होमवर्क क्या है, नाउन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच का अगर मैं वीडियो बना दूंगा तो उसमें मैं नाउन क्या आता है बता दूंगा, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, उसका परिभाषा बता दूंगा, एग्जाम्पल दे दूंगा, तो समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को। तो हमको तो लगता है वीडियो बनाना ही पड़ेगा। कमेंट करना आप लोग, जैसा भी हो देखा जाएगा। चलिए तो प्रश्न 7वां हो गया, प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, क्योंकि बना दूंगा तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, क्योंकि पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन देगा तो आप तुरंत उसको बना लोगे। लेकिन मैं बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 95% चाहिए हर एक लड़के का, तो इसलिए वीडियो में बनाऊंगा। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। कह रहा है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। लेंचो का जो घर था कहाँ स्थित था। ऑप्शन है बटन ऑफ द हिल, मतलब कि हिल मतलब चोटी के नीचे, कि टॉप ऑफ अ हिल, चोटी के ऊपर, कि टॉप ऑफ अ प्लेटन, मतलब कि पठार के ऊपर, कि इन अ सिटी, शहर में। बताओ जो लेंचो का घर था वो कहाँ स्थित था, इसका राइट आंसर क्या होगा। चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जो लेंचो का घर था वो टॉप ऑफ हिल था, चोटी के ऊपर था, चोटी के ऊपर स्थित था लेंचो का घर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या है कि why is the narrator tempted to keep Tricky as a permanent guest। कह रहा है कि जो नरेटर हेरिटी था, ठीक है। तो हेरियट जो नरेटर आपका है हेरियट, वो कह रहा है कि वो कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, मतलब ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता था वो, ठीक है। आ, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन में, बिकॉज ही लव ट्रिकी, क्योंकि वो ट्रिकी से प्यार करता था, कि ही थॉट मिस्टर पंफ्रे वुड टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी,
कि ऑप्शन सी दे वुड लॉस आर लग्जरियस लाइक एक्स विन ब्रांडली, कि ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, क्योंकि दे वुड लूज ऑल लग्जरियस लाइक्स, वो एक्स बेचता था, वाइन शराब बेचता था और ब्रांडी बेचता था उसको, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता था कि उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहता था। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यह है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, कह रहा है कि ग्लोरी जो वर्ड है उसका बताइए कि एडजेक्टिव क्या बनेगा। तो देखिए ग्लोरीफाई बनेगा, कि ग्लोरियंट बनेगा, कि ग्लोरियस बनेगा, कि ग्लोरीज बनेगा। तो देखिए ग्लोरी जो आपका वर्ड है इसका एडजेक्टिव बनाना है, तो ग्लोरी का एडजेक्टिव होता है ग्लोरियस। क्या होता है? ग्लोरियस। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोरी का बहुत ज्यादा पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा तो याद रखना कि ग्लोरी का एडजेक्टिव क्या होता है? ग्लोरियस होता है। अगला प्रश्न आप लोगों को ये मिलेगा देखने को, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे आप लोगों को। यहाँ पे आपको ये सेंटेंस अलग अलग देखे, वाज ब्राइड द गोइंग सी बाई ब्यूटीफुल फॉर ड्रेस। अब इसको अरेंज करना होगा, अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रश्न देता है, जैसे पहला अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड वाज गोइंग टू बाई सी, पहला होगा। कि दूसरा सी वाज गोइंग टू बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड, ठीक है। कि सी ऑप्शन में यहाँ पढ़ता हूँ कि सी ऑप्शन होगा कि टू बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड सी वाज टू गोइंग, ठीक है। कि डी होगा फॉर द ब्राइड सी वाज गोइंग टू बाय अ ड्रेस ब्यूटीफुल। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोगों को अरेंज करके लिखना है। अरेंज का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड वाज गोइंग टू बाई सी। अब देखिए सी यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट, लेकिन सी को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखें, सी सब्जेक्ट सही है, वाज हेल्पिंग वर्ब सही है, ठीक है, गोइंग, ठीक है, मेन वर्ब, फिर टू बाई अ ब्यूटीफुल, ठीक, ड्रेस फॉर द ब्राइड, बिल्कुल आप लोगों का सेंटेंस सही है। देखिए सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। फिर ब्यूटीफुल था यहाँ पे आप लोगों का, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद रिमेनिंग वर्ड जो बताया उसको यहाँ पे फॉर द ब्राइड ग्रुप में लिख दिया, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अरेंज किया हुआ सेंटेंस है, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो अरेंजिंग भी आनी चाहिए आप लोगों को, अरेंज कैसे करते हैं सेंटेंस को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी 11 हो गया, इसको साइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव खत्म, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ गया, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, ठीक है। जब तक पूरा रूल आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा तब तक आप बदल नहीं पाओगे, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कैसे बदलना है। कह रहा कि ही सेड, वह कहा कि द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन, ठीक है, स्टूडेंट जो है लर्निंग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं इस लेसन को, ठीक है। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखो कैसे चेंज करोगे इसको, ठीक है। देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि सैड है सर, तो इसको टोल्ड में चेंज कर दो। तो टोल्ड में, टेल्स में, ठीक है, तभी चेंज होता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहता है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको हम टोल्ड में नहीं चेंज कर सकते हैं, उसको जैसे कि वैसे उतार देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ही, तो ही हमने उतार दिया। फिर सैड होगा तो हमने यहाँ पे सैड उतार दिया, ठीक, जैसे था वैसे उतार दिया। अगर ऑब्जेक्ट रहता है इसके आगे कुछ तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अब कामा हटाना है, तो कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग हमने कर दिया। इसके बाद यह सेंटेंस देखते हैं कि किस टेंस का है, कि द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन। तो देखिए ईजेएमआर का प्रयोग किया गया है, वर्ब का फर्स्ट में प्लस आईएनजी का, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो देखिए आपका किस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहता है तो उसको पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट वैसे रहेगा, तो द स्टूडेंट्स हमें से वहाँ पे नोट कर दिया हमने, द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर लगता है, तो हालांकि स्टूडेंट्स है तो वर लगेगा, तो यहाँ पे वर लगा देंगे। इसके बाद लर्निंग देयर जैसे लिखा है, क्योंकि उसमें भी वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी ही लगता है, तो लर्निंग होगा। फिर क्या है आपके पास? देयर है तो देयर आपने उतार लिया, फिर लेसन है तो लेसन उतार लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, बन गया भैया।
तो ऐसे ही तो बनता है। तो इसके कुछ रूल्स चलते हैं, कहना है तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दूंगा, सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। इसके बाद कहीं से एग्जामिनर पूछा तुरंत बता दोगे। ठीक है, चलिए अगला देखो। 13वां प्रश्न। अब देखो ये पैसिव वॉइस पूछा है। ये सेंटेंस आपको दिया कि डॉक्टर रंजना टीचेज अस साइंस, और उसको कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो देखिए पैसिव वॉइस का भी रूल चलता है। पैसिव वॉइस को जब तक पढ़े नहीं रहोगे तब तक चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन हालांकि बहुत सिंपल होता है। कैसे चेंज करोगे देख लो। पहले देखो कि किस सेंटेंस का टेंस है। देखो डॉक्टर रंजना टीचेज अस साइंस, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। कैसे बनाते हैं इसको देखो। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट को इसका हम बनाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका साइंस है, तो इसके ऑब्जेक्ट के इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यह यहाँ आ जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे साइंस, तो हमने क्या लिखा? पहले साइंस लिखा। ठीक है, इसके बाद ये सिंपल जो आपका प्रेजेंट है उसमें हमेशा EJMR लगता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो साइंस सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो हम लगा दिया साइंस इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो टीचेज है तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो TAUGST हमने क्या लगा दिया? टॉट लगा दिया। ठीक है, टॉट के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे टू, टॉट के बाद लगाएंगे टू। फिर यहाँ पे जो आप लोगों का ये अस आप लोगों का है, ये भी ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। तो ये अस जो है इसके बाद लगाएंगे टू अस। ठीक है, यहाँ तो हो गया। इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, तो बाई और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो इसका सब्जेक्ट होता है वही इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट डॉक्टर रंजना है तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा डॉक्टर रंजना, तो डॉक्टर रंजना, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, बन गया पैसिव वॉइस में। तो इसके भी रूल्स चलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे EJMR लगता है। ठीक है, और टेंस चेंज होगा तो उसके अनुसार पैसिव वॉइस का रूल चेंज हो जाता है। तो ये पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। हालांकि आप भी देख लो कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, लेकिन पूरा डीपली पढ़े रहोगे तभी आप कर पाओगे। अन्यथा एग्जामिनर कौन सा दे देगा, कैसे कर पाओगे? रूल अगर मालूम नहीं रहेगा तो 95% कैसे आएगा? तो एक एक की वीडियो में बना देता हूँ, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर अगला प्रश्न आप देखोगे तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा। 2 नंबर के लिए आता है, नहीं 4 नंबर के लिए से आता है। ठीक है, कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर वेयर नेसेसरी। ठीक है, 2 नंबर के लिए आता है। कह रहा है पंक्चुएशन समझते हैं चिन्हों का प्रयोग। कह रहा है कि चिन्हों का प्रयोग कीजिए। कैपिटल लेटर का विशेष ध्यान देना कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होगा, उसका विशेष ध्यान देना आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। जैसे सेंटेंस है आई, तो कोई भी अगर हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन ये स्मॉल दिया है तो इसको सही करेंगे तो पहला कैपिटल हो जाएगा। सेड टू, देखिए जहाँ पे भी अगर सेड टू लग गया तो आप समझ लो कि आपका डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट का सेंटेंस दिया है। तो ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सेड लग गया ना, तो कैसे लिखते हैं? आई सेड, तो आई सेड टू ऐसे उतार देंगे राजू, आई सेड टू राजू। ठीक है, जैसे राजू लग गया तो यहाँ पे आप लगा दोगे फुल स्टॉप। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल इनवर्ट कामा में लिखा जाता है ना। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच जैसे ही तो लिखते हैं, पहले आई सेड टू राजू लिख देते हैं, फिर डबल इनवर्ट कामा में सेंटेंस को लिखते हैं। तो डबल इनवर्ट कामा बनाएंगे और फिर लिखेंगे मीट, तो मीट का पहला अक्षर कैपिटल होगा, मीट योर, तो मीट योर। MLA, देखिए MLA जब भी आएगा आप लोगों को तो MLA को हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो क्या होता है? M.L.A। ठीक है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। तो MLA ऐसे लिखेंगे। इसके बाद एंड है तो एंड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? टेल्स हिम, तो इसके बाद लिखेंगे टेल हिम। और इसके बाद क्या बचा है? योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे योर प्रॉब्लम, फिर होगा टेल हिम्स, आगे क्या है? योर प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे योर। ठीक है, इसके बाद क्या है हम लोगों का? प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स उतार दो, प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर डबल इंटर का मैं यहाँ पे क्लोज कर दो, बन गया आप लोगों का। तो ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा कि पंक्चुएशन चिन्हों का प्रयोग कहाँ करते हैं, कब कामा का प्रयोग करते हैं, कब अगर इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा तो उसको कैसे लिखते हैं, तो ये सब सिखाया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब। इसमें करेक्ट वर्ब आप लोगों को भरना है कि कौन सा करेक्ट वर्ब भरा जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे है आप लोगों का कि मोहन हैज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, एन इज एसे। ठीक है, कह रहा है कि मोहन हैज एन एसे, और यहाँ पे है राइट, तो राइट ही यहाँ पे भरना, लेकिन राइट का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म
कि सेकेंड फॉर्म भरा जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों का थर्ड फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, बताइए। तो इसमें बताना होता है कि कौन सा फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा। तो हालांकि आपके पास हैज है, तो जब भी हैज या हैव दिख जाए तो 100% वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो राइट का हो जाएगा रिटेन। तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन। तो यहाँ पे रिटेन भर देंगे और आपका नंबर मिल जाएगा 2 नंबर यहाँ से। तो देखिए पूरे रूल्स अगर आपको मालूम रहेंगे टेंस के तो आप कर जाओगे, पूरे क्वेश्चंस कर जाओगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो। अगला प्रश्न देखो, चेंजिंग द सेंटेंस। एक सेंटेंस दे देगा, कहेगा उसको चेंज कीजिए। जैसे ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, ये आपका सिंपल में आप लोगों का है, पॉजिटिव में सेंटेंस है। कह रहा है कि आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करो। तो देखिए इंट्रोगेटिव में चेंज करने का नियम ये होता है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है। जो इज एम आर आता है ना, वाज या वर, हैज या हैव, ये सबसे पहले लगता है। तो चलिए इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो पहले तो आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, तो इज तो सबसे पहले लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इज लगा दिया। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट क्या आपका ही, तो इसके बाद हम सब्जेक्ट ही लगा दिया। इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब, मेन वर्ब। तो जूनियर है तो यहाँ पे लगा देंगे जूनियर। ठीक है, जूनियर। जूनियर टू मी, तो जूनियर टू मी। रिमेनिंग वर्ड क्या है, इन सर्विस, तो उसके आगे लिख लो इन सर्विस। ये तो बहुत सिंपल है, बन गया आप लोगों का तुरंत, इन सर्विस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव चेंज है। तो देखिए इंट्रोगेटिव जब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, फिर वर्ब लगता है आप लोगों का, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, फिर रिमेनिंग वर्ड लास्ट में लग जाता है। तो ये आप लोग इस तरह अरेंज करोगे तो पूरा का पूरा मालूम चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगला देखो, अगला जो प्रश्न आता है ये आता है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लॉविंग वर्ड। मतलब कहता है कि कंप्लीट कीजिए इस स्पेलिंग को कि इसमें कौन सा वर्ड भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टी आर डॉट वी, फिर डॉट, फिर डबल एल, फिर डॉट छोड़ दिया है यहाँ पे, फिर आर है। और कह रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा यहाँ पे कि एक संपूर्ण मीनिंगफुल इसका अर्थ निकले। तो देखिए ये आपको नहीं लग रहा है कि ट्रेवलर है, ट्रेवलर। ठीक है, ट्रेवलर मतलब यहाँ पे ए भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ई भरना पड़ता है, फिर यहाँ पर ई, तब जाके ट्रेवलर की स्पेलिंग होता है TRAVELER, ट्रेवलर। ठीक है, ट्रेवलर मतलब क्या होता है, यात्रीगढ़। तो देखिए यहाँ पे मीनिंगफुल अर्थ निकल गया। यहाँ पे भरने तो यहाँ पे ए भरेंगे, यहाँ पे ई भरेंगे, यहाँ पे ई, तो सही सही भर दोगे तो यहाँ पे 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आएंगे। लास्ट में आप लोगों के 4 नंबर के ये आते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, कि इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आप ट्रांसलेट कैसे इंग्लिश में करोगे ये देखो। तो इसके लिए आप लोगों को देखो टेंस पढ़ना आना चाहिए। जब तक टेंस नहीं याद रहेगा तब तक आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाओगे किसी कीमत पे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ट्रांसलेट सीखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। अब हम स्वतंत्र हैं तो इसका बनेगा कि वी आर फ्रीडम। लिखेंगे वी आर, वी मतलब हम, आर मतलब हैं, हम हैं स्वतंत्र मतलब फ्री नाउ, फ्री नाउ, नाउ मतलब अब। तो वी हम के लिए लगाए, आर के लिए है लगाया, फ्री के लिए हमने स्वतंत्र लगाया, हम के लिए हम, अरे अब के लिए हमने नाउ लगाया। वी आर फ्री नाउ, अब हम स्वतंत्र हैं, बन गया। आगे कह रहा है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। तो हम के लिए फिर वही चीज़ वी लगाओगे, और वी है तो हेल्पिंग वर्ब आर ही लगेगा। ठीक है, और कह रहा है कि आप भाग्य के स्वामी है, अपने भाग्य के स्वामी। स्वामी मतलब होता है कि मास्टर, तो लिखेंगे वी आर द मास्टर, वी आर द मास्टर मतलब हम अपने भाग्य स्वामी हैं। तो वी आर द मास्टर किसके हैं, अपने भाग्य के। तो अपने भाग्य का हो जाएगा ऑफ आवर आउंस, ऑफ आवर आउंस मतलब हम अपने भाग्य के क्या हैं, स्वामी हैं। ठीक है, इसके बाद आउन हो गया, आउन फेट होता है, आउन फेट लगा दोगे तो अच्छा है, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, आउन फेट। फिर फुल स्टॉप। अगला क्या है कि और अपना संविधान, कह रहा है कि और अपना संविधान। तो और अपना संविधान के लिखेंगे, और अपना संविधान मतलब हमारे पास संविधान है, तो लिखेंगे इस तरह कि वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड मतलब क्या रहा, हमारा सरकार है और हमारा संविधान। तो लिखेंगे वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड आवर, संविधान का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि वी हैव हमारा सरकार है और हमारा संविधान है। फिर है कि किंतु, ठीक है, किंतु के लिए लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, किंतु के लिए हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं, बट मतलब किंतु चाहे लेकिन। ठीक है, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। तो लिखेंगे हमारे सामने मतलब वी हैव,
वी हैव अनेकों समस्याएं हैं, तो वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब अनेकों समस्या मतलब मेनी प्रॉब्लम्स होता है, मेनी प्रॉब्लम्स अनेकों समस्याएं हैं, ठीक है, और हमें उन्हें सुलझाना है, ठीक है। और देखिए ये लिखे हैं हमने क्या कि किंतु हमारे सामने अनेक समस्या है, हमारे सामने होता है इन फ्रंट ऑफ, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कि बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ, मतलब हमारे सामने, फ्रंट FRONT है, ठीक है, फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे फ्रंट ऑफ अस मतलब हमारे, तो देखिए वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, इन फ्रंट ऑफ अस मतलब हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके बाद है कि हमें उन्हें सुलझाना है, तो होगा हमें मतलब वी, सुलझाना है तो वी हैव, सुलझाना का मतलब टू सॉल्व मतलब हल करना, उसको सुलझाना है, ठीक है। किसे, हमें, तो हमें के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देम, अगर ऑब्जेक्ट वी होता है सब्जेक्ट और वी का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो देम होता है, जैसे यहाँ पे वी था, ठीक है, कहाँ गया वी, हाँ वी था तो उसका सब ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो देम हमने कर दिया, ठीक है, कि हम उन्हें सुलझाना है। अब ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, तो देखिए इस प्रकार ट्रांसलेट करोगे, इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, हालांकि जब तक टेंस आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक सही से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। टेंस आपके मालूम होने चाहिए, यूजेस मालूम होने चाहिए, प्रयोग तभी कर पाओगे। हालांकि मैं ट्रिक बता दूंगा कि ट्रिक से आप लोग चाहोगे तो इसको पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके बाद प्रश्न ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में ग्रामर पोर्शन से नहीं आता है। इसके बाद आप लोगों को क्या बचा, लॉन्ग इंपोर्टेंट, शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एप्लीकेशन, ऐसे, यही सब बचा है और कुछ नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ तो बचपन में ही आप मतलब क्लास 3-4 में पढ़ते थे, तभी आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मालूम चला होगा, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए। 0, 1, 2, 8 बताना है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन होगी, तो सिंपल 2 होगी, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या होती है तो 2 होती है, ठीक है। सबसे अगर छोटी संख्या अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है तो 2 होती है, ठीक है। इस बात को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लीजिए। तो दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी 2। अब इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तुरंत आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि समीकरण जो दिया हुआ है इसका विविक्तकर होगा। अब देखिए कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि सर ये विविक्तकर क्या होता है, और हमसे विविक्तकर पूछा है और हमें समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। देखिए मेरे प्यारों, जो विविक्तकर होता क्या है, तो विविक्तकर का एक फार्मूला चलता है आप लोगों को, और वही पूछा है। देखिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए फार्मूला होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर अब माइनस के 4AC, यही विविक्तकर होता है, समझ लीजिए। विविक्तकर का मेन फार्मूला यही होता है आप लोगों का कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, और यही वैल्यू पूछा है किसका, डी का। किसका वैल्यू पूछा है, डी का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, बी का और ए का, सी का। अब आप सोचोगे कि बी ए सी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इसीलिए तो यह समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस 1/3 बराबर के 0। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो द्विघात समीकरण की स्ट्रक्चर होता है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c बराबर 0। इसी से आप लोगों को तुलना करना है, ठीक है। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, a जो बच गया, a का वैल्यू कितना आ गया 3, तो a बराबर 3 आ गया। x से यह x कैंसिल, तो b बराबर आ जाएगा आप लोगों का -2, और c बराबर हो जाएगा, c बराबर 1/3, तो c बराबर 1/3। तो इतना तो बहुत नॉर्मल, अगर आप पढ़ते हो मैं तो इतना तो आता ही होगा। तो ये भी सी का वैल्यू निकल गया ना, अभी यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए बस। तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का क्या कर दो स्क्वायर, -4 गुणे ए। अब ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 गुणे सी, सी का वैल्यू कितना है
1/3, तो यहाँ लिखोगे 1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, डी बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और माइनस ये 4 गुणे 1 तो 4, अब डी बराबर 4 में से 4 गया तो 0। ये ही डी कहलाता है आप लोगों का विविक्तकर। इसी डी को क्या बोलते हैं? विविक्तकर बोलते हैं। तो विविक्तकर कितना गया? 0, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? विविक्तकर, कि इतना का विविक्तकर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, देखो 0 दिया है ना। तो देखो इसी तरह आप लोगों को लगाना होता है। तो देखिए एग्जाम में विविक्तकर से आएगा, तो विविक्तकर का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जब भी विविक्तकर पूछे इसी फार्मूले पे, इसी मेथड से हम लोग यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न, कोई भी डाउट आप लोगों को इस प्रश्न में नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल दे दिया, आवश्यकता से अधिक आप सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, और कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है, इतना ज्यादा सिंपल है कि क्या बताया जाए, ठीक है। देखिए तरीका क्या होता है इसका, एक ही फार्मूला काम आएगा सर्वसम्मिका वाला, कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1, सबको मालूम है। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल देता हूँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। हमें कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से कॉस ए निकालूं, कॉस ए बराबर, यह वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल, वर्गमूल हमेशा करड़ी में आता है, तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉस ए निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए का वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, और साइन ए का वैल्यू है 3/5, तो हम लोग लिखेंगे कि ये 3/5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए बराबर करड़ी में 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लो, ये हो जाएगा कॉस ए बराबर करड़ी में, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो नीचे 1 मान लिया, 1 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 25, 1 में 25 का भाग दोगे तो 25 बार, 25 में गुणा 1 में करोगे तो 25, माइनस 25 से 25 कैंसिल, बच गया 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस ए बराबर 25 में से 9 जाएगा तो 16, और नीचे बच गया 25, तो आ जाएगा कॉस ए बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब 4/5 कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में दिया है कहीं 4/5, देना तो चाहिए इसको, ठीक है। तो देखिए 4/5 ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आसानी से आप कर डालोगे सारे प्रश्न को, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि देखिए अगला जो प्रश्न है ना, तो इससे एक प्रश्न आएगा 100%, मेरी गारंटी है इस बात की, मैं गारंटी खुद लेता हूं कि मतलब इससे एक प्रश्न अनिवार्य है, मतलब यही प्रश्न है, ठीक है। इसका कंसेप्ट समझ लोगे ना, तुरंत हल हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। ऑप्शन है 2:3, ऑप्शन बी 4:9, ऑप्शन सी 81:16, ऑप्शन डी 16:81। एक ट्रिक मात्र इसका बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। दो समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है। कभी कभी भुजाओं का अनुपात दे देता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, और कभी कभी क्षेत्रफल का अनुपात देखिए दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछता है। क्या ट्रिक है समझ लीजिए। देखिए ट्रिक बताता हूं, जब आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, ट्रिक समझ लीजिए, गिवन, जब क्षेत्रफल गिवन दिया रहेगा, रेशियो अनुपात,
तो जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा और आपको साइड का अनुपात पूछेगा, साइड का रेशियो तो भुजाओं का अनुपात, तो साइड का अनुपात पूछेगा तो हमेशा आप लोगों वर्गमूल निकालोगे। क्या निकालोगे? वर्गमूल। ये पहला कंसेप्ट। और दूसरा, ये तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। दूसरा, अगर भुजा का अनुपात दिया रहेगा, भुजा मतलब साइड, अगर साइड का रेशियो आप लोगों को गिवन है, मतलब दिया हुआ है, और पूछेगा आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का रेशियो जब पूछेगा तो आप हमेशा वर्ग निकालोगे, हमेशा उसका क्या करोगे? वर्ग कर दोगे। बस यही ट्रिक है। तो देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 समद्विनों के अनुपात है, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब पहला वाला नियम लगेगा। क्षेत्रफल का अनुपात हमको मालूम है। अब पूछा है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा, तो भुजाओं में अनुपात मतलब वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, मतलब कि 4 और 9 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 9 का वर्गमूल 3, मतलब 2/2, मतलब 2 समझे 3। देखिए दिया है पहला, पहला जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 समझे 3, ये वाला। ठीक है, तो ट्रिक समझ में आना, यही ट्रिक काम करेगा और तुरंत आंसर ला दोगे। ऐसे एक प्रश्न बनेगा, हमेशा बनता है, इस बार भी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सिंपल प्रश्न है अगला कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। देखिए कितना सिंपल है। समांतर माध्य से एक प्रश्न तो बनता है एग्जाम में, इस बार भी बनेगा। समांतर माध्य होता क्या एग्जैक्ट देखिए। समांतर माध्य की अगर हम बात करें, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है कि संख्याओं का योग। कोई भी आंकड़ा दिया है, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी संख्या दिया है, तो आप उसका योग करो, जितनी भी संख्या दिया है संख्याओं का योग, और बटे में कुल संख्या, जितनी संख्या है उसका काउंट करो, भाग दे दो, कुल संख्या। यही होता है आप लोगों का। लेकिन इस बार आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं उनका समांतर माध्य ऑलरेडी मालूम है 5, तो समांतर माध्य की जगह हम लोग 5 लिख देंगे। संख्याओं का योग मतलब 3 + 4 + 6 + x, तो लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x। ठीक है, और बटे में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो टोटल 4। बस, तो गुणा करोगे, ये भाग में उधर जाएगा, तो 4 × 5 = 20, बराबर ये जोड़ोगे तो 6 × 4 = 10 और 10 × 3 = 13, 13 + x। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 20 + 13 इधर आएगा तो -13, बराबर 20 में से 13 जाएगा तो 7 बराबर x, मतलब x का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, देखिए दिया हुआ है x का वैल्यू 7, देना तो चाहिए उसको। देखिए 7, ऑप्शन तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और ऐसे ही करके चले आओगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। हाँ, अगला प्रश्न अच्छा है, इससे भी एक प्रश्न बनने अनिवार्य, इसको कहाँ कोई रोक सकता है? इसको कोई रोक नहीं सकता ना। कि 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक 2,3 और एक बिंदु का निर्देशांक 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए और इसका आंसर ले जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है कि 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है, एक बिंदु मान लेते हैं अपने से कि बिंदु बी है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमसे पूछा है, और एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,3, मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक जो है वो है 2,3, और बिंदु बी इसका निर्देशांक है आपके पास 4,1, और इसकी बीच की दूरी पूछा है। बीच की दूरी मतलब ए बी की दूरी। ठीक है, और ए बी की दूरी क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है? मालूम होना चाहिए, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो। फार्मूला हमने बता दिया पूरा, हम जाके सर्च करोगे आ जाएगा मेरा सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 x2 क्या होता है?
तो देखो ये पहला है, ये x1 है, ये y1 होता है, और ये x2 और ये y2 होता है। अब तो आसान हो गया ना, अब तो वैल्यू रख दीजिए सिर्फ। तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा, करड़ी में बना लेते हैं बड़ा सा करड़ी, x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। और जब यहाँ से ए बी निकालेंगे हम, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस के 2, इसका होल स्क्वायर। और ए बी निकालेंगे यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 ही आने वाला है। तो आ जाएगा ए बी बराबर 4 4 8, ठीक है। तो ए बी बराबर, इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणे 2, बिल्कुल। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 2 करड़ी में ही रहेगा। मतलब ए बी की जो दूरी आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, वो 2 करड़ी में 2 आ गया। देखिए दिया है ऑप्शन में 2 करड़ी में 2, देना तो चाहिए उसको, दिया है बिल्कुल 2 करड़ी में 2। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? 1% दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है आप लोगों से, 1%, ठीक है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा सवाल हो। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6 ही था, सॉरी, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई नंबर दे दे और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा किसी भी नंबर का, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये चीज होता है कि आप सिंपल उसका एलसीएम निकाल लो, बस यही होता है। एलसीएम निकाल लो, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए 156 दिया ना, तो 156 का एलसीएम निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 2 से कटाओगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाओगे तो 2 3 6 और 2 9 18, फिर अब 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा तो 13 3 39, फिर 13 से कटेगा तो 13 1 13। तो 156 बराबर क्या आ जाएगा, 2 जो है 2 बार है तो इसको लिखोगे 2 पे पावर 2, 3 एक ही बार है तो हो जाएगा 3, 13 भी एक ही बार है तो हो जाएगा 13। तो देखो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही अभाज्य गुणनखंड होगा 156 का। देखिए दिया है कहीं ऑप्शन में, कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी दिख रहा होगा। देखिए 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यह वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला प्रश्न यह है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना सिंपल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमको दिया है कि सेक थीटा बराबर 2, तो हमसे पूछा है कि जो थीटा की वैल्यू कितना होगी। देखो कितना सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लिखोगे कि सेक थीटा बराबर, यहाँ पे 2 है ना, तो जो यहाँ पे होता है वही देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सेक है, तो देखो सेक, देखो कितना अंश का वैल्यू 2 होता है, मतलब सेक जो होता है, सेक 30 अंश का वैल्यू, कि सेक 60 अंश का, कि सेक 45 अंश का, कि सेक 90 अंश का, कितना का वैल्यू 2 होता है। तो देखिए सेक जो 60 अंश का वैल्यू होता है वो 2 होता है, सेक 60 अंश का वैल्यू 2 होता है। तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस 2 की जगह मैं इसको सेक 60 अंश लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक 60 अंश का वैल्यू ही 2 होता है। तो यहाँ से ये होगा कि सेक से सेक तुरंत कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। यही हमसे पूछा था कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो देखो थीटा का वैल्यू होगा 60, तो देखो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखो जो देखिए जैसे यहाँ पे सेक थीटा बराबर 2 है, जो यहाँ दिया होता है सेक, उसी में देखा जाता है कि सेक कितना अंश का वैल्यू होगा। अगर कॉस रहता तो कॉस वाला लिस्ट में देखिए कॉस कितना अंश का वैल्यू 2 होता है। अगर 10 रहता है यहाँ पे तो देखते हैं कि 10 के कितना अंश का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 10 से 10 कट जाता है। इसी तरह देखिए 2 को हमने लिख लिया सेक 60 अंश, सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। तो जो यहाँ होता है उसी की लिस्ट में देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल जो हैं अब बराबर हैं,
तो m का मान है, देखिए 100% ये प्रश्न आएगा कि मूल बराबर हैं तो m का वैल्यू बताइए। कभी कभी k दे देता है कि k का वैल्यू बताइए। मूल बराबर हैं, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। देखिए मेरे प्यारे तो कितना आसान होता है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल देना कि मूल बराबर है, जब भी क्वेश्चन में बोल दे आपसे कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने का मतलब कि d जो होता है 0 के बराबर आ जाता है, और d मतलब विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर 0 के बराबर आता है। अब विविक्त कर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यह जो होगा 0 के बराबर आता है जब भी मूल बराबर आए। तो वही कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो यहाँ से पहले abc की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुटअप कर दीजिए और आ जाएगा। abc का वैल्यू कैसे निकलेगा अभी हमने बताया आप लोगों को कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 है ना। तो अगर abc का वैल्यू निकालना है तो आप द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर लिखिए। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पे ये होता है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a बराबर 3, x से x कैंसिल, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर m। ठीक है, तो abc का वैल्यू निकल गया। अब बस रख दीजिए वैल्यू। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू है -12, तो -12 का होल स्क्वायर और -4 गुणे a का वैल्यू है 3, तो 3 गुणे c का वैल्यू है m, तो m बराबर 0। देखो -12 का होल स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा प्लस का, हो जाएगा -4 3 12। अब 12 में m का गुणा करोगे तो 12m बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 144 बराबर -12m उधर जाएगा तो +12m। देखो यह 12 से जो 144 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बराबर इधर बच गया m। m का वैल्यू कितना आ गया 12। और यही पूछा था कि यदि मूल बराबर हो तो m का मान होगा, m का वैल्यू 12 आ गया, ऑप्शन डी। तो जब भी इस प्रकार के सिचुएशन आए कि मूल बराबर हैं तो उसको आप 0 के बराबर कर दो और abc का वैल्यू जैसे रखोगे ना, तो चाहे वो m का वैल्यू या k का वैल्यू पूछ देता है, तो यहाँ पे k रहेगा तो k का वैल्यू पूछ देता है, तो उसी तरह आपको लगाना है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला प्रश्न कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा जो है वो 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई है। शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है प्रश्न आपको बताता हूँ। प्रश्न यह है कि पहले एक समबाहु त्रिभुज आप बनाइए। देखिए समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ छोटा सा समझने के लिए। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ए है, यह बी है, यह सी है और भुजाएं 2 है। अगर ये 2 है तो ये भी आपका 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है कि शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ से बिंदु शीर्ष से, ये शीर्ष से ए से अगले वाले भुजा पर अगर लंब डालूं तो मान लेते हैं कि ये बिंदु डी पे विभाजित किया, तो एडी की भुजा पूछ रहा है, एडी की दूरी कितनी होगी पूछ रहा है, शीर्ष लंब की ऊंचाई। तो बताइए यहाँ पे देखिए शीर्ष से जब भी लंब डालते हैं तो ये BC को बराबर भागों में विभाजित करेगा, यह वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। तो अगर पूरा 2a है तो यहाँ का क्या हो जाएगा a, और यहाँ तक भी क्या हो जाएगा a में बढ़ जाएगा आप लोगों का। हमसे पूछा है कि AD की लंबाई बताइए। देखिए AD की लंबाई आप लोगों को दिख रहा होगा कि त्रिभुज ADC में, देखिए और लंब का मतलब होता है कि 90 अंश विभाजित करता है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि त्रिभुज देखिए AD की दूरी पूछ रहा है, AD बराबर क्या होगा। तो देखो त्रिभुज ADC में, ADC में देखो 90 अंश के स्थान वाले भुजा तो आपका कर्ण कहलाएगी, तो ये तो कर्ण हो गया। ठीक है, और यह आप लोगों का लंब हो गया और यह आधार हो गया। और पाइथागोरस नियम लगा दीजिए, कर्ण आपको मालूम है, यहाँ पे आधार भी मालूम है, लंब निकल जाएगा तुरंत। तो लिखोगे कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे
और पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर तो कर्ण यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए सी, ठीक है, ए स्क्वायर होता है, ए सी का स्क्वायर, कर्ण मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे आप मान लेते हैं ए डी, तो ए डी का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है यहाँ पे, डी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर हमें निकालना है और प्लस डी सी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे डी सी का स्क्वायर, एक बार और लिख दो, इसी को हमने दोबारा लिख दिया। अब यहाँ से हल करते हैं, ए सी का स्क्वायर, ए सी का है वैल्यू कितना 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, तो हमको तो ए डी निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर ऐसे रहेंगे प्लस डी सी का स्क्वायर, डी सी का वैल्यू कितना है a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, देखिए प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के ए स्क्वायर और बराबर इधर बच जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चल जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर और बराबर इधर बच गया ए डी का स्क्वायर। हमें ए डी चाहिए, तो अगर मैं ए डी निकालूँ तो यह वर्ग है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में 3a स्क्वायर। तो देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करनी में 3 ऐसे ही रहेगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए निकल जाएगा तो ये हो जाएगा ए, मतलब करनी में 3a बराबर ए डी। हाँ ए डी ही निकालना था क्योंकि ए डी ही यहाँ पे शीर्ष लंब है, ए डी ये पूछा था, तो करनी में 3a आ गया। देखिए दिया है कहीं, ठीक है, तो देखो चाहे ए करड़ी में 3 कहो चाहे करड़ी में 3a कहो, ये बात एक ही होती है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए करड़ी में 3, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो या तो करड़ी में 3a कहो या तो आप a को आगे कर दो और करड़ी में 3 को पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी प्रश्न हो गया क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो चलिए इसको लगा देते हैं, कितना सिंपल है। पहले 1 से लेकर 10 तक की कितनी धनात्मक सम संख्या होगी वो लिखिए। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक होगी, पहली तो 2, दूसरी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो 1 से लेकर 10 तक के बीच इतने ही सम संख्या हैं। अब इनका समांतर माध्य पूछा है। हमने अभी फार्मूला आप लोगों को बताया था कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों दी गई संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या है उसका योग कर लो, मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर लो और बटे में दी गई संख्या मतलब टोटल संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर को जोड़ दो तो हो जाएगा 10 7 18, 18 2 20 और 20 10 30। तो ऊपर तो 30 आ गया और नीचे 5, जैसे भाग लगाओगे तो 5 6 के 30, तो समांतर माध्य कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा 100% दिया होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखो दिया है ना यहाँ पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्लियर हो गया। और अगला प्रश्न देखो क्या है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या है, वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र पर क्वेश्चन आ गया। फिर बस इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। कह रहा है कि बिंदु P दिया है निर्देशांक Q, इसका भी निर्देशांक दिया है, इसके बीच की दूरी मतलब इसके बीच की दूरी आगे ही दे दिया है कि इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। ये जो y आपको यहाँ छिपा हुआ है इस y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल देखिए क्या है, इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए एक बिंदु तो आपको बोला है कि एक बिंदु P है और एक बिंदु बोला है कि एक बिंदु Q है, ठीक है। और P का निर्देशांक दिया है कितना 2, -3, तो 2, -3 हो जाएगा। और Q का निर्देशांक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10, y, और इन दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना है
10 मात्रक, ठीक है। हमको यहाँ से y का वैल्यू पूछा है, फार्मूला वही लगेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी मतलब पी क्यू का अगर हम वैल्यू निकाल लें कि पी क्यू बराबर होगा, तो फार्मूला वही आपका होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रखें तो सबको मान लीजिए ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, आपका y2 है, ठीक है। तो देखिए पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू दिया है कि पी क्यू का वैल्यू 10 मात्रक है, तो पी क्यू की जगह तो हम यहाँ पे 10 रख लेंगे, ठीक है, बराबर x2, x2 मतलब होता है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस x1, x1 क्या है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है y माइनस y1 कितना है यहाँ पे माइनस के 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 बराबर करड़ी में 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे यह करड़ी हट जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे करड़ी हट जाती है, तो इधर वर्ग करेंगे तो ये तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर वर्ग करने को तो करड़ी हट गया, बस बचेगा आपका 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब आगे देखो यहाँ तक तो क्लियर है, आगे हम ये करेंगे कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 100 आ जाएगा बराबर, यह आ जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a इंटू बी, ए क्या है यहाँ पे y और b क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 100 बराबर, ये हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और प्लस 3 दूनी के 6y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बराबर 64 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 मतलब 73 प्लस y स्क्वायर और प्लस के 6y, ये हो जाएगा 100, तो 73 प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 73 बराबर बच जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस के 6y, ठीक है। और 100 में से 73 जाएगा तो कितना बच जाएगा आप लोगों का 27 बराबर y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6y। अब करना ये चीज़ है कि इसको इधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा 0 बराबर y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 27 उधर जाएगा तो माइनस के 27। अब यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिए तो यह हो जाएगा, गुणा करने पे 27 जोड़ने पे 6 तो 9 3 27, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y और प्लस के 3y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 27, ठीक है। अरे यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तब न 6 आएगा, तो 9y माइनस के 3y माइनस के 27। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से जोड़ा बना लीजिए और यहाँ से जोड़ा बना लीजिए, तो 0 बराबर यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो y और माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस और 27 3 का भाग 27 से देंगे तो 3 9 27 9 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी y प्लस 9 और यहाँ पे भी y प्लस 9, इधर तो 0 बच गया, y प्लस 9 इसमें भी y प्लस 9 इसमें कॉमन ले लोगे तो y प्लस 9 एक कोष्टक में आ जाएगा और एक कोष्टक में हो जाएगा y माइनस के 3, y माइनस के 3। अब देखो एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0, एक बार क्या करोगे कि y प्लस 9 बराबर 0 करोगे तो y बराबर प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9, और एक बार क्या करोगे कि y माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे -9 और y का वैल्यू यहाँ पे 3,
ठीक है, मतलब कि एक -9 आ गया, एक आ गया 3, मतलब y का वैल्यू जो होगा -9, 3 होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है, तो देखिए बिल्कुल दिया है -9, 3, मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, देख रहे हैं ना कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न का ट्रिक हमने बताया था। देखिए वही प्रश्न आ गया कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं, देखिए इस बार संगत भुजाएं का अनुपात दिया है 9:4, और पूछा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमने ट्रिक क्या बताया था कि जब भुजा का अनुपात दे दें और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हमेशा वर्ग करते हैं, हमेशा वर्ग करते हैं। तो 9 का वर्ग कर दो और इधर 4 का वर्ग कर दो, तो 9 का वर्ग 81 या 4 का वर्ग 16, 81 संबंधित 16 कहीं दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस। तो जब भुजा का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, हमेशा वर्ग करते हैं। और उस वाले सवाल में क्या था कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया था और भुजा का अनुपात पूछा था, इसलिए हमने वर्गमूल किया था। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रकार के भी प्रश्न हमने एक फार्मूला पे किया था, यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। आज अभी हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, कितना सिंपल फार्मूला था ना, सर्वसमिका वाला, कि हमने कहा था आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कहा था कि नहीं। और यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, प्लस कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए सिंपल, यहाँ से निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है ना, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख लीजिए, हल कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 में 2 का भाग दोगे तो 2, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 और नीचे बच गया 2, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 1/2। दिया है 1/2, देना चाहिए जरूर से। ऑप्शन डी देखिए दिया है, ऑप्शन डी दिख रहा है ना आपको 1/2, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए ये चित्र वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। कह रहा है कि चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप होगा, ओ ए बी का परिमाप पूछा है और कहा है कि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है और थीटा का वैल्यू हमको दिया है 60 डिग्री और आपसे पूछा है। देखिए ये आप लोगों का जो है, तो देखिए कितना सिंपल आप इसको लगाओगे। देखो हमसे पूछा है ओ ए बी का वैल्यू, तो देखो ओ ए बी का परिमाप, परिमाप मतलब चीज ये होता है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ गया, यहाँ से फिर हमने फिर स्टार्ट किया, यहाँ आया, यहाँ तक कितना दूरी हमने तय किया, यही परिमाप कहलाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ, ये आपका क्या कहलाएगा त्रिज्या। अगर मैं इस फिगर को बनाऊँ दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे ही है ना, तो ये तो आपका त्रिज्या हो गया, ये भी आपका त्रिज्या। ठीक है, और यह आपका जो हुआ यहाँ से लेकर यहाँ, यह आपका संगत चाप की लंबाई, या संगत चाप की लंबाई निकलती है, एक फार्मूला होता है 2πr थीटा और बटे 360 से हम लोगों का यहाँ से लेकर मतलब ए से लेकर और बी तक संगत चाप की लंबाई का फार्मूला ये होता है 2πr थीटा और बटे होता है 360। तो टोटल अगर मैं यहाँ से फार्मूला बताऊँ तो यहाँ से हमने r चला, फिर 2πr थीटा बटे 360 चला, फिर r, मतलब r 2 बार चला, मतलब 2r चला और प्लस 2πr थीटा और बटे 360 अंश चला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ को पूरा हमने अगर परिमाप निकालूं तो फार्मूला यही बनेगा कि 2r, r तो चलूंगा और प्लस ये भी चलूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फार्मूला आप लोगों को बन के तैयार है, बस वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे r, r की वैल्यू कितना है त्रिज्या 7, तो 2 गुणे 7 प्लस 2 गुणे पाई, और पाई का मान आप क्या रखोगे 22/7 रख लो, तो 22/7 प्लस r, r मतलब 7, थीटा कितना अंश है 60 अंश,
तो 60 अंश, ठीक है। और बटे में कितना दिया 360, तो बटे में 360, तो यहाँ तक बटे में क्या आ जाएगा 360, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 60 से 360 6 बार में कट जाएगा, यह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यह 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ 7 दूनी के 14 और बीच में आपका प्लस, ऊपर बच गया आपका 22 और नीचे बच गया यहाँ पे 3। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम 3, तो 14 तिया 42, 3 से 3 कैंसिल, बच गया 22, तो 2 2 यहाँ पे 4 और 4 2 6 64 बटे के 3, यह जो होगा राइट आंसर होगा 64 बटे 3 सेंटीमीटर, इतना परिमाप आएगा। देखिए 64 बटे 3, देखिए पहला ही जो है राइट आंसर हो जाएगा 64 बटे 3, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको लगाते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है, चलिए देखिए अगला प्रश्न थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है कि n प्रेक्षणों का माध्य हमको दिया है x पे बार, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इस प्रश्न पे समझने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए n टोटल हमारे पास n है, n संख्या है, मतलब n प्रेक्षण है, और उन्हीं nों का समांतर माध्य x पे बार दिया है, और कह रहा है कि यदि प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। सबसे पहले हम लोग पुराना माध्य निकालेंगे कि जब अगर n प्रेक्षण होगा तो उसका अगर समांतर माध्य x दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। समांतर माध्य बराबर क्या होता है यहाँ पे कि सभी पदों का योगफल, क्योंकि n प्रेक्षणों का माध्य x है, सभी पदों का योगफल। अब पद हमको मालूम नहीं कि कितने पद हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पद हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे पद मान लेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इसी तरह डॉट 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 xn बार होगा पद, क्योंकि इस बार हमको पद नहीं मालूम है। तो समांतर माध्य हमको दिया है x पे बार, तो x पे बार बराबर होगा सभी पदों का योगफल। अब पद हमको मालूम नहीं है, लेकिन मान लेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसी तरह xn बार है, और बटे में कुल प्रेक्षण n है बोला है, तो यहाँ पे n लिख लेंगे। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा x पे बार इंटू n बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 डॉट 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 xn, ये समीकरण नंबर पहला आ गया। तो वही कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें a बढ़ा देते हैं तो नया माध्य क्या होगा। तो अगर हम नया माध्य की बात करें कि नया समांतर माध्य क्या होगा, नया समांतर माध्य, ठीक है, तो नया जो समांतर माध्य निकलेगा वो आप लोगों का निकलेगा कि क्या होगा, प्रेक्षणों का योग मतलब x1, लेकिन इस बार इसमें a बढ़ा दिया है, तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस a, और अगला हो जाएगा x2 प्लस a और x3 प्लस a, इसी तरह कहाँ तक xn प्लस a तक होगा, और बटे में प्रेक्षणों का मतलब कुल प्रेक्षण कितना है, तो टोटल प्रेक्षण आपका n है, और यहाँ पे आप लोगों का निकल जाएगा कि x, अगर मैं इसको तोड़ूं अलग अलग से, अगर इसको अलग अलग ले लूं x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये आ जाएगा आपका x1, यहाँ से अगर मैं ले लूँ x2 और यहाँ से ले लूँ x3, अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस कहाँ तक xa तक, एक कोष्टक में हो जाएगा, इधर आपके हो जाएगा a प्लस a डॉट डॉट a, एक कोष्टक में, मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 को अलग अलग कर दिया, इधर a जो जोड़ा हूँ उसको अलग अलग कर दिया, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x का वैल्यू यहाँ पे दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका वैल्यू कितना दिया है x पे बार इंटू n, तो ये तो हो जाएगा x पे बार इंटू n, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका a,
ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना बार ए होगा, तो मान लेते हैं कि n बार ए होगा, तो n को गुणा ए में कर देंगे तो टोटल इसका योगफल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू ए, ठीक है, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का n। अब करना क्या होगा यहाँ से हम लोग कि यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें तो n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x पे बार, ठीक है। हाँ, और देखिए यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस हम लोग भूल गए हैं, बीच में प्लस है, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है, तो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x पे बार और प्लस, यहाँ से n गए तो बच गया a और नीचे बच गया n, n से n कैंसिल तो बच जाएगा कि x पे बार प्लस a। ये आप लोगों का नया समांतर माध्य निकलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझेंगे तभी आएगा, तो इसको रट जाइएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो x पे बार प्लस a, ये जो राइट आंसर होगा। तो हम आगे ही बता दें कि क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दिया है x पे बार प्लस a, मतलब पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा, रट जाइएगा, एक ही प्रश्न तो रटना है, वो भी नहीं रटेंगे तो एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। चलिए, लेकिन अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न को तो कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को, ये तो एग्जाम में आना फिक्स है और हमेशा से आता है एग्जाम में कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर p है, उसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p, p+1, 2p या 2p+1। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि p का वैल्यू कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक ले लें, कोई 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें, धनात्मक होना चाहिए। तो अगर p का वैल्यू अगर मैं कोई भी संख्या लेकर अगर इसमें पुटअप करूं तो रिजल्ट में हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। बताइए किस रूप का होगा, तो p रूप का होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि p का वैल्यू 1 रखोगे तब तो विषम तो आएगा, लेकिन p का वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो सम आने लगेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें p का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो विषम पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा, हमेशा विषम आना चाहिए, हमेशा। 2p यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ p का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2, ये भी आप लोगों का सम आ गया, तो बच गया यही राइट आंसर होगा। यहाँ पे p का वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, p का वैल्यू 1 से लेके चाहे कुछ अनंत तक रखो, हमेशा आपको विषम पूर्णांक ही देखने को मिलेगा, वो भी धनात्मक। देख लो, p का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2 1 3, तो 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल। p का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी के 4 1 5, देखो 5 भी विषम पूर्णांक है। 3 रखोगे तो 3 दूनी के 6 1 7, ये भी आपको धनात्मक विषम पूर्णांक है। 4 रखोगे तो 4 दूनी के 8 1 9, ये भी देखो, मतलब कि p ही एक ऐसा है, धनात्मक पूर्णांक p ही ऐसा है कि यहाँ p का वैल्यू कुछ भी रखो धनात्मक पूर्णांक, रिजल्ट में आपको विषम पूर्णांक देखने को ही मिलेगा। मतलब किस रूप का है, तो 2p+1 के रूप का है, ठीक है, यह कहना चाहता है यह प्रश्न। चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, तीनों बिंदु जो हैं त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि समबाहु त्रिभुज बनेगा कि विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, सबसे पहले आप लोगों को एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब त्रिभुज हमने बना दिया, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब देखिए A का निर्देशांक आपको दिया है कि -4, 0 है, B का भी दिया है कि 4, 0, C का भी दिया है कि 0, 3 है। पूछ रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे AB की बीच की दूरी निकालोगे, AB की बीच की दूरी निकालोगे, इसके बाद BC की बीच की दूरी निकालोगे, इसके बाद AC की बीच की दूरी निकालोगे। अब तीनों की जब दूरी निकल जाएगा, इसके बाद आप देखोगे कि कौन सा त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले आप AB की बीच की दूरी निकालोगे, अलग अलग दूरियां सबकी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग AB की निकाल लेते हैं, AB, ठीक है। तो AB के बीच की दूरी सूत्र वही होगा आप लोगों का x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आप लोगों का x2, ठीक है। तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, माइनस x1 क्या हो जाएगा -4, इसका होल स्क्वायर
प्लस y2 हो जाएगा 0 और माइनस y1 हो जाएगा वहाँ पे 0, इसका होल स्क्वायर। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर और बराबर बच जाएगा 4 4 8 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आप लोगों का 8 का होल स्क्वायर 64 और 0 का होल स्क्वायर 0 बराबर 64 और 64 का क्या हो जाएगा 8। मतलब ए बी का जो है वो आ गया आप लोगों को 8। ठीक है, इसी तरह बी सी का हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं बी सी का। बी सी में भी फार्मूला वही लगेगा दो बिंदुओं के बीच का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बी सी निकालें तो करड़ी में क्या हो जाएगा x2, बी सी की बात हो रही है बी और सी, तो x2 क्या है यहाँ पे 0 और माइनस x1 क्या है यहाँ पे 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3, y1 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी निकालूंगा तो 0 में से 4 गया तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 9 और 16 25, तो बी सी बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ बी सी का वैल्यू आ गया 5। इसी तरह ए सी का भी निकालेंगे तो ए सी का यहाँ निकाल देते हैं। ए सी फार्मूला वही लगेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा आप लोगों का x2। तो देखो ए सी की बात हो रही है, सिर्फ ए सी का फोकस करो। x2 0 और x1 -4, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1 क्या था -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3, y1 क्या है 0, मतलब कि हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 0 का, अरे 3 में से 0 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा कि 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 और 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो ये हो जाएगा 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो कि बी सी का वैल्यू भी 5 आ गया और ए सी का भी वैल्यू भी 5 और इसका वैल्यू 8। तो देखो दो भुजाएं बराबर हैं और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं मतलब कि वो समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों कौन सा है समद्वि बाहु। तो देखिए दिया है ऑप्शन में, जरूर दिया ना हो चाहिए उसको, समद्वि बाहु ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए ये 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या बोला है कि यदि tan थीटा बराबर इतना हो, ठीक है, तो बोला है कि cos थीटा का मान होगा। ठीक है, देखिए सिंपल है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हो कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और बराबर के सेक स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल दूंगा तो कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 10 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब हमें निकालना है सेक स्क्वायर a की वैल्यू। तो अगर मैं सेक स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो सेक स्क्वायर बराबर में इसको आगे कर दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें सेक a की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं सेक a निकालूं तो यह वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में, तो वर्गमूल 1 प्लस 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या होगा कि इसके स्क्वायर से यह करड़ी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बच जाएगा सेक a बराबर
1 प्लस के 2ab और इधर बच जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो आप एक मान लो, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ से भाग दोगे तो बचेगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2ab। तो यहाँ से सेक a बराबर आपका निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल जाएगा। जब सेक निकल गया तो यहाँ पे कॉस निकल जाएगा। कॉस a जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। कॉस a बराबर होता है 1 अपान के सेक a। तो कॉस a बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 अपान के सेक a। और सेक एक वैल्यू है आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के 2ab और बटे में है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। तो ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से ध्यान समझना, ऊपर तो बच गया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और देखिए a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसके जगह में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दूंगा तो यह बच गया। ठीक है, किसका, कॉस ए का वैल्यू देखिए दिया है कहीं ऑप्शन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने भूल गया, यह माई प्लस होता है, मतलब ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखिए दिया है ऑप्शन में कहीं, देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न लगेगा और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरा प्यारा विद्यार्थियों, देखा आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बात किया, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस प्रैक्टिस आपकी करनी है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।